हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव कुमार गुप्ता आपका श्री अग्रसेन गर्ल्स स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अग्रसेन गर्ल्स स्कूल ने आज आपके 11th क्लास की साइंस के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस स्टार्ट की हैं और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। और केमिस्ट्री में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटम। अब सबसे पहले बात करते हैं एटम के बारे में। आप सभी प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो कि एटम क्या है, एटम कहाँ से आए हैं, एटम की खोज किसने की है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज देखेंगे है कि एटम क्या होते हैं। तो देखो, कोई भी हमारा पदार्थ होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो मिलके बना होता है छोटे छोटे कणों से, और उन छोटे छोटे कणों को कहा जाता है अणु या मॉलिक्यूल। और जो ये छोटे छोटे कण जिन अविभाज्य कणों से बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? परमाणु। उनको क्या कहा जाएगा? परमाणु कहा जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर जिन कणों से मिलके बना होता है उन्हें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल या अणु। और ये जो अणु होते हैं, ये अणु जिन अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एटम या परमाणु। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि एटम की खोज, सबसे पहले एटम के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन थे? आपके डाल्टन। वो कौन थे? आपके डाल्टन। अब हम डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है अविभाज्य कण होता है, लेकिन हमने कुछ समय बाद देखा कि परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन भी पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन भी पाए जा रहे हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जा रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें पाई जा रही हैं। तो फिर डाल्टन की ये जो परिभाषा है, ये अविभाज्य कणों वाली, ये कहाँ तक सिद्ध होती है? इसलिए जो डाल्टन ने जब खोज की थी वो खोज की थी 1805 में, लेकिन तब तक ना तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, ना तो प्रोटॉन की, ना ही न्यूट्रॉन की। इसलिए डाल्टन की जो परिभाषा को क्या मान लिया गया था? मानक मान लिया गया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। अब देखो, परमाणु आपने पढ़ा होगा कि जो हम परमाणु को एक गोले के रूप में मानते हैं, जिसमें बीच में क्या होता है? धनावेशित भाग होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और इस धनावेशित भाग में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो बात करते हैं कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये है क्या है, इनको बोलते क्या है? तो इनको बोला जाता है परमाणु के मूलभूत कण। इन तीनों को क्या बोला जाता है? परमाणु के मूलभूत कण बोला जाता है। अब हमें पता कैसे लगा कि सर हमको कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में पाए जाते हैं? तो शुरू में जब डाल्टन ने अपनी परिभाषा दे दी कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि हमने रेशम की फर को किसी दूसरी फर के साथ रगड़ा था। रगड़ने पर क्या हुआ? वहाँ पर एक स्पार्क उत्पन्न हुई, मतलब प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। अब वो प्रतिदीप्ति उत्पन्न क्यों हुई, वो कैसे हुई? तो उस प्रयोग के कारण हमको बाद में पता चला कि उस प्रतिदीप्ति का कारण क्या थे? या तो इलेक्ट्रॉन थे, या प्रोटॉन थे, या न्यूट्रॉन थे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाते कैसे हैं, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, प्रोटॉन को कैसे दर्शाते हैं, इनका भार क्या होता है, न्यूट्रॉन को कैसे दर्शाते हैं, न्यूट्रॉन का भार क्या होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? परमाणु के मूलभूत कण। कौन कौन से कण हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
अब हम इन तीनों के लिए एक टेबल बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। उसमें क्या लिखेंगे, एक साइड मूलभूत कण, मूलभूत कणों पर आवेश, द्रव्यमान और इनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन की। हमारा फर्स्ट मूलभूत कण क्या है, इलेक्ट्रॉन। आपने सभी ने देखा होगा अपन इलेक्ट्रॉन को मोस्टली क्या लिख देते हैं, ई माइनस। ई माइनस का मतलब क्या है, मतलब इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश है इस पर। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। और कितना ऋणावेश होता है, ये होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। माइनस किसको बताता है कि इस पर क्या है, ऋणावेश। अब इसका द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित किया जाता है -1E0। इसको इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, -1E0। मतलब ये क्या है, -1 चार्ज को बता रहा है। इसका भार कितना होता है, लगभग 0 के इक्वल। इसका भार लगभग कितना होता है, 0 के इक्वल। यदि इसी भार को हम AMU में लिखें, आपको बता दें कि जो भार होता है, जो बहुत छोटे छोटे भार होते हैं परमाणुओं के, तत्वों के, तो उन भारों को लिखने के लिए हम किस यूनिट का उपयोग करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। किस यूनिट का उपयोग करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, AMU। इसे क्या बोला जाता है, AMU। तो इसका AMU में भार कितना होता है, 0.00054 के लगभग होता है। कितना होता है, 0.00054 AMU। अब हम दूसरे मूलभूत कण की बात करते हैं। दूसरा मूलभूत कण क्या है आपका, प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ मिलते हैं, नाभिक में। और नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। तभी तो आपका जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसके बराबर आवेश होता है, लेकिन कैसा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। कि ये तो माइनस में है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो ये किस में होगा, प्लस में। प्लस में 1.6 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। किस में है, प्लस में। थर्ड आपका पार्टिकल कौन सा होता है, थर्ड मूलभूत कण क्या होता है, न्यूट्रॉन। थर्ड क्या है आपका, न्यूट्रॉन। और आपने सभी ने देखा होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन पर आवेश कितना है, 0। अब हम बात करते हैं इनके भार की। प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 1.007 AMU। क्या होता है, 1.007 AMU होता है। और इसका केजी में भार कितना होता है, 1.675 इंटू 10 की पावर -24 kg। प्रोटॉन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, प्रोटॉन को प्रदर्शित किया जाता है 1p1। मतलब प्रोटॉन में
क्या होता है, इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव +1 और इसका भार कितना होता है 1 AMU लगभग। ये हम इसको यदि कंसीडर ना करें इस वाले पॉइंट के बाद वाले भाग को, तो ये लगभग किसके बराबर है, 1 के बराबर, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 1। देखो ऐसे ही हमने इलेक्ट्रॉन में किया था कि इस पॉइंट के पीछे वाले भाग को यदि कंसीडर ना किया जाए तो इसका लगभग भार कितना है 0, तो हमने इसको क्या कहाँ पर लिख दिया, इसकी पावर में 0। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, न्यूट्रॉन का भार होता है लगभग 1.008 AMU। कितना होता है 1.008 AMU। इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है कि इस पर आवेश कितना है 0। न्यूट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, N से, और इसका भार कितना है, आप यदि मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट के बाद वाली संख्या को कंसीडर ना करें तो इसका भार कितना है 1, तो क्या लिखोगे 0N1। कैसे प्रदर्शित करोगे 0N1। ये तो हो गया आपका टेबल की मूलभूत कणों को कैसे प्रदर्शित करोगे, इन पर आवेश कितना होगा, इनका द्रव्यमान कितना होगा, ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट और केजी। सर आपने ये तो AMU में लिख दिया, इधर ये केजी में लिख दिया। यदि हमको AMU दे दिया और केजी में पूछ लिया तो कैसे चेंज करेंगे, या केजी का AMU में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान रखना 1 AMU बराबर क्या होता है 1.66 × 10⁻⁻24 kg। क्या होता है 1.66 × 10⁻⁻24 kg, सॉरी ग्राम। क्या होता है ग्राम। इसको भी ग्राम कर लेना, क्या होता है ये ग्राम होता है। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको यहाँ पर देखो ये 1 AMU है, अब यहाँ पर भी लगभग 1 AMU है, ये 0.7 के कारण यहाँ पर क्या हो गया 1166 आना चाहिए था 1 AMU का कारण, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है 1 से, तो ये थोड़ा सा ही ज़्यादा इससे हो गया, तो ये क्या हो गया 1.67। ऐसे ही यदि इसकी बात करोगे तो 1 AMU ये लगभग 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसका भार भी लगभग 1.66 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लगभग हो जाएगा 1.695 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि एटम कैसे खोज हुई थी, किसने खोज की थी। तो एटम को क्या बोलते हैं हम, ये मैटर का सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण। ये बात कहाँ तक चली थी, ये बात चली थी जब तक कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि मैटर किससे मिलके बने हैं, मॉलिक्यूल से, मतलब अणुओं से मिलकर बने हुए हैं, और अणु किससे मिलकर बने हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हैं। और ये परमाणुओं से मिलकर बनी है, ये बात किसने बताई थी आपको, डाल्टन ने। और कब बताई थी, लगभग 1805 के लगभग। फिर इन्होंने इनकी जो अवधारणा थी ये कब तक सिद्ध रही, जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो पाई। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो आपको पता है कि जब इनके अंदर भी कण पाए जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणुओं को विभाजित किया जा सकता है। फिर परमाणु अविभाज्य कण कहाँ रहा, तो इन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहा गया, परमाणुओं के मूलभूत कण। अब परमाणुओं के मूलभूत कण कौन से हैं, ये 3। अब इन तीनों के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये 3 कण हैं, इन पर आवेश क्या क्या होते हैं, इनका द्रव्यमान क्या होता है, इनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे इन तीनों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन की। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की खोज। अब देखो इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जे थॉमसन।
जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था स्टोनी ने। वो नामांकन किसने किया था? स्टोनी ने। जे थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु में ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। वो ये नहीं बता सकता कि इन ऋणावेशित कणों को कहा क्या जाता है। तो इन ऋणावेशित कणों का जो नामांकन किया था वो किसने किया था? स्टोनी ने। अब जे थॉमसन ने कैसे इनकी खोज की थी? तो इनकी खोज उसने की थी कैथोड किरणों द्वारा। किसके द्वारा? कैथोड किरणों के द्वारा। कैथोड किरणों के द्वारा उसने कैसे खोज की थी? उसने एक कांच की नली ली थी। कांच की नली में दो क्या लगा दी थी? धातु की प्लेट, जिन्हें क्या कहा गया था? इलेक्ट्रोड कहा गया था। और ये जो कांच की नली थी वो क्या थी? बिल्कुल बंद, निर्वात। जो ये कांच की नली थी वो क्या थी? बिल्कुल बंद, निर्वात में थी। अब देखो इस कांच की नली को यहाँ पर क्या बोला गया था? कैथोड रे ट्यूब या कैथोड किरण नलिका। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड किरण नलिका। अब इसकी संरचना कैसी थी? संरचना थी कि ये कांच की नली थी, इसके अंदर दो धातु की प्लेटें लगी थी जिनको धातु इलेक्ट्रोड कहा गया था। धातु इलेक्ट्रोडों को एक को तो क्या कहा गया था? कैथोड, और एक को क्या कहा गया था? एनोड। जिसमें जो ऋणावेशित वाली प्लेट थी, जो ऋणावेशित वाली धातु इलेक्ट्रोड था वो था आपका कैथोड, और जो पॉजिटिव आपकी प्लेट थी वो थी आपकी एनोड। इसमें क्या किया था? इसमें निम्न दाब पर, किस पर? निम्न दाब पर गैस भर दी गई थी। और निम्न दाब वो क्या था? 0.01 mm ऑफ Hg। आपने दाब के बहुत मात्रक पढ़े होंगे, पास्कल पढ़ा है आपने, बहुत सारे मात्रक पढ़े हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट जो मात्रक चलता है वो क्या चलता है? mm ऑफ Hg, पारे के अनुसार। अब देखो ये mm ऑफ Hg हो गया, इसने यहाँ पर गैस भर दी। अब क्या कर दिया इसने? इस नलिका को एक उच्च वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया। उच्च वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ने पर क्या हुआ कि यहाँ से कुछ किरणें निकलती हैं। इस वाली प्लेट से कुछ क्या निकलती हैं? किरणें निकलती हैं। और वो किरणें कौन सी प्लेट से टकराती हैं? एनोड प्लेट से टकराती हैं। अब ये किरणें कैसी होती हैं? अदृश्य किरणें होती हैं। अब जब अदृश्य किरणें होती हैं तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये किरणें निकल रही हैं? तो फिर क्या किया था? सर विलियम क्रुक्स नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या किया था? एनोड प्लेट को में क्या कर दी थी? छेद कर दी थी। एनोड प्लेट में जब छेद कर दी थी और एनोड प्लेट के पीछे इन्होंने क्या लगा दिया था? एक पर्दा लगा दिया था। किसका पर्दा लगाया था? ZNS का पर्दा लगाया था। किसका पर्दा लगाया था? ZNS का पर्दा लगाया था। अब जैसे ही यहाँ से किरणें निकलेंगी, आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये उच्च वोल्टता वाले स्रोत से जुड़ा हुआ है। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये अपोजिट आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो किसके द्वारा आकर्षित किए जाएंगे? धन प्लेट के द्वारा आकर्षित किए जाएंगे। जब धन प्लेट में आपको पता है होल हो रहे हैं, छिद्र हो रहे हैं, तो वो इसको पार कर जाएंगे। और पार करके जैसे ही ये ZNS पर्दे से टकराते हैं तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होती है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। तो सर विलियम क्रुक्स ने बताया कि इन जो ये किरणें निकलती हैं, जो ZNS पर्दे से टकराती हैं, उन किरणों को क्या नाम दे दिया था उसने? कैथोड किरणें। उनको क्या नाम दिया था? कैथोड किरणें नाम दिया था। अब इन कैथोड किरणों के गुण होते हैं, इनके क्या होते हैं? गुण। कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं? कि फर्स्ट गुण होता है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरणों का फर्स्ट गुण क्या है? ये बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन।
दूसरा गुण क्या है कि यह यांत्रिक प्रभाव दर्शाती है। अब सर ये यांत्रिक प्रभाव क्या होता है? यांत्रिक प्रभाव होता है कि यदि इन किरणों के बीच में यदि हम कोई छोटा सा पहिया रख दें तो वो पहिया क्या होने लग जाता है? घूमने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो पहिया क्यों घूम रहा है? अब वो पहिया घूम रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। पहिया ऐसे ही तो घूमता नहीं है, जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे उस पर तो कोई भी चीज़ मूव नहीं होती। अब वो पहिया घूम रहा है तो वो किसके कारण घूम रहा है? छोटे छोटे कणों के कारण। किसके कारण घूमता है? छोटे छोटे कणों के कारण। और इन छोटे छोटे कणों को जे थॉमसन ने क्या बोला था कि ये ऋणावेशित कण है, क्योंकि ये किस प्लेट से निकले हैं? नेगेटिव प्लेट से, इसलिए इनको क्या बोल दिया था? ऋणावेशित कण। और स्टोनी ने इन्हीं ऋणावेशित कणों को क्या बोल दिया था कि ये जो निकलने वाले ऋणावेशित कण हैं वो क्या हैं? आपके इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा गुण क्या है कि यह यांत्रिक प्रभाव दर्शाती है। यांत्रिक प्रभाव, यांत्रिक प्रभाव का मतलब क्या है यहाँ पर कि यदि हम किसी पहिए को रख दें किरणों के बीच में तो पहिया क्या लगेगा? पहिया घूमने लगता है। और पहिया घूमने लगता है तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि यहाँ पर कोई कण उपस्थित हैं। यहाँ पर क्या उपस्थित हैं? कण। और चूंकि ये जो कण हैं ये कौन सी प्लेट से निकल रहे हैं? ऋणावेशित प्लेट से निकल रहे हैं। तो ये कण कैसे होंगे? ऋणावेशित कण। ये कण कैसे होंगे? ऋणावेशित कण। और इन ऋणावेशित कणों का नाम स्टोनी ने क्या दे दिया था? इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन की खोज में। एक बार हम वापस जल्दी से इसको कर लेते हैं। देखो इसमें उसने क्या लिया था? इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कैथोड किरणों के द्वारा। तो सबसे पहले क्या ली थी हमने? कैथोड ट्यूब ली थी। कैथोड रे ट्यूब में क्या किया था? 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे और इलेक्ट्रोडों के बीच में हमने क्या भरी थी? निम्न दाब पर गैस भरी थी। निम्न दाब पर गैस भरी थी, उसमें क्या किया? एक इलेक्ट्रोड को बैटरी, उच्च वोल्टता वाली बैटरी से नेगेटिव पोल से जोड़ दिया, एक को पॉजिटिव पोल से जोड़ दिया। जैसे ही हमने इसमें करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने पर यहाँ से कैसी किरणें निकलती हैं? इनविजिबल। ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इनविजिबल किरणें निकलती हैं। इनविजिबल किरणें निकलती हैं तो ये इनविजिबल किरणें निकलकर एनोड में होल होने के कारण ये एनोड के पीछे वाले ZNS पर्दे पर क्या होती हैं? टकराती हैं। जैसे ही ZNS पर्दे पर टकराती हैं तो यहाँ पर क्या उत्पन्न करती हैं? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी? आपकी प्रतिदीप्ति। और प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने के कारण हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। किसके बारे में? इन कैथोड किरणों के बारे में। कि कैथोड किरणों का निष्कर्ष निकलता है कि ये सबसे पहले सीधी रेखा में गमन करती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी जा रही हैं, ना तो इधर जा रही ना इधर जा रही, डायरेक्ट पीछे वाले पर्दे पर क्या कर रही हैं? अटैक कर रही हैं। अब सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा यांत्रिक प्रभाव कि यदि इन किरणों के बीच में हम छोटा सा पहिया रख दें तो वो क्या करने लगता है? घूमने लगता है। और जब पहिया घूमने लगता है तो पहिया घूमने का कारण क्या बताया था जे थॉमसन ने कि इन किरणों की प्रकृति कैसी होती है? कण प्रकृति होती है, कणीय प्रकृति होती है कि यहाँ पर कुछ कण पाए जाते हैं। और ये जो किरणें हैं ये कौन सी प्लेट से निकल रही हैं? आपकी ऋणावेशित प्लेट से निकल रही हैं। इसलिए यहाँ से कण कैसे निकलते हैं? ऋणावेशित कण। और इन ऋणावेशित कणों को स्टोनी ने क्या नाम दे दिया था? इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन की खोज को और भी आगे देखेंगे। धन्यवाद।